हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे हैं सभी? चलिए, तो बहुत दिन बाद आज हम फिर मिल रहे, शायद 3-4 दिन हो गए क्या? कोई बात नहीं। तो सुनिए भाई, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहले जो जीआईएस वाले स्टूडेंट हैं वे मेरी 1 मिनट ज़रा ध्यान से बातें सुने, ठीक है? वो बातें क्या है मैं आपको बता दूं कि बीडीएस स्कूल में मैंने जो चैप्टर नंबर 6 का जो आज टॉपिक चलेगा ना, उसके नोट्स लिखाए थे संडे के दिन, ठीक है भाई? उसके नोट्स लिखा दिए थे और उस टॉपिक को इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि यहाँ मैं कॉमन रूप से आज उस टॉपिक को समझाऊंगा, समझ रहे? तो बाय मिस्टेक वो मेरे से पता, मुझे याद नहीं रहा उस पीडीएफ बनाने की। तो भाई जो बीडीएस वाला कोई भी स्टूडेंट है वो अब ऐसे मत करना एक साथ सभी भेज दें। मैं नाम ले रहा हूँ, किसका नाम लूँ, कौन भेजेगा? हाँ, मनोज भेज देगा, ठीक है? मनोज तरोलिया, ठीक है भाई? मनोज है ना, मनोज, क्योंकि ये व्हाट्सएप से टच सा रहता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मनोज है, वो क्या करेगा, जो चैप्टर मैंने कराया था ना उस दिन, मतलब उसमें आनुवांशिक पदार्थ के गुण, और उसके बाद जो मैंने और कराया था ना जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रतिकृति वाला, तो जो रविवार को जो मैंने नोट्स कराए थे ना उसके फ़ोटो लेके पीडीएफ बना लेना, चाहे तो बना दे तो ठीक है, डायरेक्ट पीडीएफ बना के उन 2-3 पृष्ठ की मुझे सेंड कर देना और मैं आपको कल उसे सेंड कर दूंगा भाई, ठीक है? समझ रहे? वो मुझे उस समय याद नहीं रहा था और आज भी मुझे याद नहीं रहा था भाई कहने की, है ना? कोई बात नहीं, तो इतना काम आपको करना है भाई, ठीक है? तो मनोज तेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कल हर हाल में पीडीएफ चाहिए भाई, ठीक है? चलिए, तो यदि तेरे पे नहीं है तो तू कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा, किसी से बोलेगा, है ना? चलिए, ये तेरे ऊपर है। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, अब रोज ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार, ये तो कहने वाली कोई बात नहीं, ठीक है? आज भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जो बच्चे जीआईएस स्कूल वाले भाई, थोड़ा सा धैर्य रखना आप, जैसे ही आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। या आप तब तक ऐसा कर सकते हैं, अपनी बुक ले सकते हैं, एनसीईआरटी जो बुक है आपके पास वो खोल सकते हैं, और उसमें एक टॉपिक है डीएनए रिप्लिकेशन के नाम से, डीएनए प्रतिकृति के नाम से, ठीक है? तो उस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे जहाँ पे अर्ध संरक्षित प्रतिकृति पढ़ेंगे, ठीक है? सुनिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। जो अपना टॉपिक है आज का वो है डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रतिकृति, या मैं एक टॉपिक डाल देता हूं डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है भाई? जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। देखो, रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रतिकृति का मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी होता है ना? बोलो, होता है नहीं होता? आप सभी जानते हैं ना रिप्लिकेशन को, तो वही फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी तो आप सभी जानते हैं। तो ये जो फोटोकॉपी है ना, वो हम किसकी फोटोकॉपी पढ़ेंगे? डीएनए की फोटोकॉपी पढ़ेंगे। किसकी फोटोकॉपी पढ़ेंगे? बोलो, डीएनए की फोटोकॉपी पढ़ेंगे। याद कीजिए, मैंने आपको एक दिन बताया था कि जब भी कोई कोशिका अपने आप में विभाजन करती है, या एक कोशिका से 2 सेल्स यदि बनती हैं, 2 कोशिका यदि बनती हैं, तो उसको नंबर ऑफ डीएनए बढ़ाने पड़ते हैं। भाई, डीएनए जो संख्या है वो दुगनी करनी पड़ेगी ना, तभी तो 2 सेल्स बनेंगी। समझ पा रहे हैं? तो जब वो डीएनए अपनी मात्रा दुगनी करता है ना, तो वो किससे करता है? वो अपनी फोटोकॉपी बनाता है। क्या बनाता है? अपनी फोटोकॉपी। मान लीजिए ये कोई डीएनए है, ठीक है भाई? ये डीएनए है, तो ये डीएनए क्या करता है? डिवाइड होकर 2 डीएनए में चेंज हो जाता है। ये 2 डीएनए, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये डीएनए का क्या हो चुका है? रिप्लिकेशन हो चुका है। आइडेंटिकल कॉपी, फोटोकॉपी जिसको आप बोल सकते हैं। समझ पाए आप मेरी बात को, है ना? तो डीएनए रिप्लिकेशन क्यों जरूरी है भाई? डीएनए रिप्लिकेशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब भी कोशिका विभाजन करती है, तो एक कोशिका से जब 2 कोशिका बनती है ना, तो उसमें डीएनए की मात्रा की ज़्यादा होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। तो उसके लिए डीएनए अपने आप की क्या करता है? फोटोकॉपी, जो विभाजन की इंटरफेज अवस्था में करता है भाई,
ठीक है, फोटोकॉपी। तो डीएनए रिप्लिकेशन, ये तो एक छोटी सी बात हुई भाई कि डीएनए अपनी क्या करता है, फोटोकॉपी। अब जानना ये है कि ये डीएनए अपना रिप्लिकेशन करता कैसे है। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो टॉपिक है डीएनए रिप्लिकेशन, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। अब दो क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही बन जाएगा कि ये डीएनए रिप्लिकेशन होता कैसे है, इसकी पूरी मैकेनिज्म, पूरी प्रोसेस के बारे में वो आपसे क्वेश्चन बनाएगा कि डीएनए रिप्लिकेशन की क्रियाविधि को समझाइए, एक क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन कैसे बनता है जो इससे पहले है कि भाई वैज्ञानिकों ने जब अपना रिसर्च इस पर कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि वाटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। सुनिए, वाटसन और क्रिक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो जब इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था ना, तो उसी समय उन्होंने रिप्लिकेशन की योजना भी प्रस्तुत की थी क्रिक ने। समझ पा रहे हैं कि जब क्रिक ने डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल प्रस्तुत किया था तभी उन्होंने कहा था कि भाई हाँ इसमें रिप्लिकेशन होती है, रिप्लिकेशन वाली प्रोसेस को प्रस्तुत किया था। अब कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई जो डीएनए होता है ना, जब डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तो वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप से होता है, अर्ध संरक्षित प्रकार से होता है। अब उन्होंने सोचा यार ये सेमी कंजर्वेटिव है क्या चीज़। अब मतभेद हो गया, कोई कहता है नहीं ये तो कंजर्वेटिव प्रकार से अपना रिप्लिकेशन कहता है, कोई कहता है नहीं ये सेमी कंजर्वेटिव प्रकार से अपना रिप्लिकेशन करता है, कोई कहता है ये डिस्पर्सन प्रकार से अपना रिप्लिकेशन करता है। ये मतभेद छिड़ गया। अब हमें तो पता ही नहीं है ये आखिर चल क्या रहा है, ये क्या है कंजर्वेटिव, क्या है सेमी कंजर्वेटिव, क्या है डिस्पर्सन या डिस्पर्सिव, हमें तो नहीं पता। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही आता है कि आप प्रूफ दीजिए, आप सिद्ध कीजिए कि डीएनए का जो प्रतिकृति होती है वो आखिर होती कैसी है, कंजर्वेटिव है या सेमी कंजर्वेटिव है या डिस्पर्सिव है। अब पहले मैं इनको थोड़ी सी आपको बात बता देता हूं। वो कहते हैं कि मान लीजिए ये एक डीएनए है, यह एक डीएनए भाई, यदि ये डीएनए अपनी फोटोकॉपी करता है तो बोलो दो डीएनए बनेंगे। तो वो कहता है जब कोई डीएनए अपनी फोटोकॉपी करता है तो यदि वो डायरेक्ट ऐसी दो फोटोकॉपी बना ले, ऐसी जैसी पुराने डीएनए थे जैसे, ऐसे नए डीएनए भी बन जाए, लेकिन जो श्रृंखलाएं दोनों कैसी हैं, पुरानी। तो इस प्रकार की प्रतिकृति को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, संरक्षित प्रतिकृति। मतलब बहुत सिंपल है, देखो ये दो रज्जुक है ना, इनको मैं दो स्ट्रैंड बोल सकता हूँ ना, ये दो श्रृंखलाएं ना। तो यदि ये दोनों श्रृंखलाएं दो डीएनए बनाए है ना, और जो डीएनए बने वो डायरेक्ट द्विरज्जुकी हो, ऐसा हो, और सब की सब श्रृंखलाएं कैसी हो, पुरानी, तो हम उसको कंजर्वेटिव कह सकते हैं। और एक मॉडल दिया कि भाई डीएनए की रिप्लिकेशन तो सेमी कंजर्वेटिव होती है। अब सेमी कंजर्वेटिव में क्या बताया कि ये दो रज्जुक हैं, एक रज्जुक ऐसे अलग हो जाएगा और दूसरा रज्जुक ऐसे अलग हो जाएगा। तो ये तो दो पुराने स्ट्रैंड है ना, देखो इसके ध्यान सुनना, ये इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। ये दो स्ट्रैंड है डीएनए की, तो एक स्ट्रैंड ये हो रही और एक स्ट्रैंड ये रही, मतलब दोनों रज्जुक या दोनों श्रृंखलाएं कैसी हो गई हैं, अलग अलग। फिर अब भाई डीएनए तो द्विरज्जुकी होता है, तो नई दो श्रृंखलाएं इन पे ऐसे आके जुड़ जाती हैं। मैं इसको डिफरेंट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये डिफरेंट है भाई, समझ पा रहे हैं। अब देखो, अब इसमें आपको दिख रहा है कि एक रज्जुक जो वाइट कलर से वो तो ओल्ड है, और एक स्ट्रैंड जो थोड़े पर्पल कलर से वो सेकंड है, मतलब दूसरी है भाई, तो न्यू है, मतलब है कि नहीं, बोलो न्यू है कि नहीं, बताओ, न्यू रज्जुक है ना। तो इसको हम बोलते हैं अर्ध संरक्षित प्रतिकृति, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप। देखो कि ऐसी रिप्लिकेशन जिसमें
डीएनए के दोनों रज्जुक, अब ये डेफिनेशन लिखी हुई है वहाँ पे कि जब डीएनए के दोनों रज्जुक अलग होकर, तो ये डीएनए था, इसके दोनों रज्जुक पहले अलग हुए और ये टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। टेम्पलेट बोलते हैं आप सांचे को। अब सांचा तो आप जानते हैं ना, जिससे सांचा वो होता है जिससे उसके जैसा ही कोई उसके जैसा ही कोई क्या बन जाए, पदार्थ बन जाए। या जिस सांच, अरे यार आपने नहीं देखा, ईंट का सांचा होता है, गूंजा वूंजा बनाते हैं, गुंजिया बनाते हैं, उनके सांचे होते हैं। तो ऐसे सांचे की तरह या टेम्पलेट की तरह ये दोनों स्ट्रैंड काम करती हैं। और तो इसमें क्या होता है, आप जरा नोटिस कीजिए कि यहाँ एक स्ट्रैंड तो वाइट कलर से, तो देखो यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड जो थी ये वाइट कलर से थी, तो मैं इनको ओल्ड स्ट्रैंड बोल सकता हूँ ना। और जब इसका डबल हेलिक्स हुआ था तो ये सेकंड स्ट्रैंड भी तो आई इस पे, लेकिन वो मैंने डिफरेंट कलर से बनाई है। तो आप क्या कह सकते हैं कि डीएनए का जब रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का जब रिप्लिकेशन होता है तो उसमें हमेशा ही एक स्ट्रैंड ओल्ड होती है और एक स्ट्रैंड न्यू होती है। इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं भाई, सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। और डिस्पर्सन का मतलब क्या, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। डिस्पर्सन का ये मतलब होता है कि कोई भी ऐसी स्ट्रैंड है और उसमें जो नई श्रृंखलाएं ना वो धसी हुई हों, है ना, बिल्कुल ऑलरेडी बने, ऐसे पीछे नहीं बनती, ऑलरेडी बन जाएं, तो हम उसको डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे ज़्यादा काम की चीज़ नहीं थी, आपकी काम की चीज़ ये वाली है, सेमी कंजर्वेटिव। आप इतना समझो कि ये मतभेद था, केवल एक विवाद था कि भाई आखिर डीएनए का रिप्लिकेशन कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है, डिस्पर्सन है। तो इसी मतभेद को सुलझाने के लिए, अब ध्यान से सुनना, इसी मतभेद को सुलझाने के लिए दो साइंटिस्ट जिनका नाम था मेसेल्सन और स्टाल, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। पॉइंट टू बी नोटेड, जो मेसेल्सन और स्टाल थे, ये दो वैज्ञानिक, इन्होंने डीएनए रिप्लिकेशन की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया कि आखिर देखते हैं एक प्रयोग करके कि डीएनए का रिप्लिकेशन कैसा है, कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है या डिस्पर्सन है। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट पे विशेष ध्यान देना है। यदि मैं आपसे पहले ही बता देता हूं कि डीएनए की जो रिप्लिकेशन होती है, अभी हम प्रोसेस नहीं पढ़ रहे, ये नहीं पढ़ रहे कि होती कैसे, ये अगला टॉपिक है, ये अगला क्वेश्चन है। अभी हम फिलहाल ये पढ़ रहे हैं कि डीएनए की रिप्लिकेशन की प्रकृति क्या है, ये किस टाइप से होती है। तो मैंने आपको एक निष्कर्ष अभी से बता दिया कि डीएनए की रिप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। कैसी होती है, सेमी कंजर्वेटिव। अब आपको ये समझना है कि आखिर ये सेमी कंजर्वेटिव है क्या। तो अर्ध संरक्षी का मतलब है, देखो कि यदि कोई नई वस्तु, नया पदार्थ बने, देखो बहुत सिंपल है, यदि कोई नया पदार्थ बने तो उसमें कुछ मात्रा में पुराना पदार्थ भी शामिल हो, तो मैं उसको अर्ध संरक्षी बोल सकता हूँ ना। मतलब कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा क्या हो, उसमें रिजर्व रहे, उसमें अगला कोई मटेरियल है, अगला कोई भी संतान वगैरह कुछ भी है, तो उसमें पुराना मैटर यदि ऐड है तो मैं इसको अर्ध संरक्षी प्रतिकृति बोल सकता हूँ ना। ठीक है, तो डीएनए की दृष्टि से मैं बात करूँ, चलिए अब यहाँ पे पूरे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनना भाई। तो उसमें आपके जो टॉपिक है उसमें पहले लिखा हुआ है कि भाई क्रिक ने जब द्विरज्जु मॉडल दिया था तो उस समय इसको भी प्रस्तावित कर दिया था, और उन्होंने कहा था मतलब एक बात थी कि डीएनए की दोनों रज्जुक, अब ये डीएनए सुनना ध्यान से, ये डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक डीएनए है, तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग होकर, अब देखो ये अलग अलग हो गई। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ने का वाला स्थान है नाइट्रोजन क्षार, अब आप जानते हैं ना नाइट्रोजन क्षार होते हैं इस पे से। तो डीएनए की दोनों रज्जुक अलग अलग होकर टेम्पलेट की तरह काम करती है। टेम्पलेट का मतलब जैसी संरचना इसकी है ऐसी ही एक और संरचना बना देती हैं, लेकिन पूरक होती हैं। टेम्पलेट की तरह कार्य करके
इस प्रकार देखो, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल, है ना, क्लियर आप कर पा रहे हैं ना। देखिए आपको कुछ डिफरेंट यहाँ पे नजर आया, सुनिए आपको कुछ डिफरेंट यहाँ पे नजर आया कि दोनों रज्जुक अलग हुई, इन्होंने टेम्पलेट के रूप में कार्य किया और दोबारा से डबल हेलिक्सिक डीएनए बनाया। लेकिन इस डीएनए में एक रज्जुक होता है पुराना और एक रज्जुक होता है नया। देखिए आपके पुराने डीएनए का कलर क्या है, वाइट कलर है। सपोज कीजिए दोनों स्ट्रैंड का कलर कैसा है, वाइट कलर है। तो इसमें आप देखिए 2 डीएनए तो बना दिए, लेकिन एक डीएनए में एक ही स्ट्रैंड आपको ओल्ड दिखाई दे रहा है और एक स्ट्रैंड कैसा दिखाई दे रहा है, न्यू। तो देखिए ये कोई न्यू स्ट्रक्चर बनी है भाई, ये वाला डीएनए जो है वो नया डीएनए है, लेकिन इस नए डीएनए में हाफ मटेरियल कौन का है भाई, पुराने वाले डीएनए का है। किसका है, पुराने वाले डीएनए का है। तो मैं ऐसे रिप्लिकेशन को ही बोलता हूं सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। क्या बोलता हूं भाई, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। ठीक है, तो आज हम इसी चीज को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखेंगे। बहुत सिंपल सा इसका एक्सपेरिमेंट है भाई, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। सुनिए भाई, एक्सपेरिमेंट क्या किया था मेसेल्सन और स्टाल ने, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके ही इस चीज़ को सिद्ध किया था भाई कि वास्तव में ही डीएनए की प्रतिकृति है वो किस टाइप की होती है, सेमी कंजर्वेटिव यानी कि अर्ध संरक्षित प्रकार की होती है। चलो हम भी एक उस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेसेल्सन और स्टाल ने एक जीवाणु लिया जिसका नाम है इकोली जीवाणु। कौन है भाई, इकोली जीवाणु। अच्छा, इकोली जीवाणु कुछ ज़्यादा ही काम में नहीं लिया जाता क्या, क्योंकि ये कैसा इम्पॉर्टेंट जीवाणु है जो हमारे इंटेस्टाइनल में भी होता है भाई, ये हमारी आंत्र में भी पाया जाता है इकोली जीवाणु। ठीक है, ये वाला। और ये ऐसा जीवाणु है जो अपनी संतान या अपने डीएनए की फोटोकॉपी मात्र 20 मिनट में बना देता है। हर 20 मिनट में अपनी क्या बना देता है, फोटोकॉपी। तो भाई बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ना, अरे 20 मिनट का टाइम ही लगेगा ना। तो इसलिए हम इकोलाई को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी तो भैया इसी पर टिकी हुई है। जब हम चैप्टर नंबर 11-12 पढ़ेंगे ना, इसके बारे में फिर से हम अध्ययन करेंगे। समझ पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोली जीवाणु। सुनिए भाई, तो ध्यान से सुनना, आप पहले कंसेप्ट को समझो, उसके बाद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। मेसेल्सन और स्टाल ने क्या किया, एक इकोली नाम का जीवाणु लिया, ठीक है, और इस इकोली नाम के जीवाणु को एक संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया। अब एक बहुत अच्छा शब्द है संवर्धन, जिसको कल्चर आप बोल सकते हैं। ये संवर्धन होता क्या है मैं आपको बता दूं। संवर्धन का मतलब होता है यदि आप लेबोरेटरी में कृत्रिम माध्यम से किसी को यदि ग्रो करवा रहे हैं, किसी में यदि आप जनन करवा रहे हैं, लाइक एज बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरियाओं का हम संवर्धन ज़्यादा करते हैं ना। ठीक है, बैक्टीरियों का संवर्धन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो एक सिंपल सी बात है कि आप बैक्टीरिया को कृत्रिम माध्यम में ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाइए जैसे वो नेचुरल रह रहा हो। मतलब नेचर में वो जिस प्रकार रहता है ना, आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट यदि आर्टिफिशियल तैयार करवाएंगे या प्रोवाइड करेंगे तो हम उसका संवर्धन बोलेंगे, क्योंकि उसमें वो क्या करता है, अपनी ग्रो करता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है, इकोली जीवाणु। ठीक है, तो ये संवर्धन का मतलब होता है भाई। मतलब किसी भी जीवाणु वगैरह का यदि आप संवर्धन करते हैं ना, तो आप उसको उचित पोष माध्यम देते हैं ताकि उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उसकी ग्रोथ हो सके और वो अपना प्रॉपर रूप से क्या कर सके, जनन कर सके, अपनी संतान बना सके। ठीक है, सुनिए, तो हमने क्या किया, इस संवर्धन प्लेट में इन इकोलाई जीवाणुओं को डाला। ये आपको दिख रहे हैं, ये भाई इकोली जीवाणु है। कौन है, इकोली जीवाणु। और इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने संवर्धन माध्यम डाला है, उचित पोष माध्यम। जरा ध्यान से सुनना भाई इस पॉइंट को कि ये उचित पोष माध्यम जो डाला था, इसमें हमने क्या किया, देखो डीएनए जो होता है ना, डीएनए उसमें नाइट्रोजन क्षार होती है ना,
तो मैं कह सकता हूं कि जब भी किसी जीव का डीएनए बनेगा तो उसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बोलो पड़ेगी ना नाइट्रोजन की आवश्यकता। तो मेसेल्सन और स्टाल ने क्या किया कि अपने इस प्रयोग के लिए इस संवर्धन माध्यम में अमोनियम क्लोराइड डाला। क्या डाला बोलो, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का यूज किया। और मैं आपको बता दूं अमोनियम क्लोराइड एक एनसीईआरटी बुक का पॉइंट है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद करना है कि कौन सा विलयन इसमें डाला गया था जब मेसेल्सन और स्टाल ने अर्ध संरक्षित प्रतिकृति का प्रयोग किया। तो आपका आंसर है सर अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो अमोनियम क्लोराइड है यहां पे अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, लेकिन इस अमोनियम क्लोराइड में जो आपको नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है ना, नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के दो आइसोटोप होते हैं, शायद दो आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं भाई, एक N14 और एक N15, बोलो होते नहीं होते। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक छोटी सी चालाकी की कि अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था ना, वो सामान्य नाइट्रोजन के स्थान पर इन्होंने इसका आइसोटोप लिया N15। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। कौन सा लिया भाई, N15 लिया। सामान्य कौन सा है, N14। सामान्य कौन सा है भाई, N14 होता है, लेकिन इन्होंने कौन सा आइसोटोप लिया, N15। तो एक क्वेश्चन अपने नीट में यहां से बनता है, क्या कि भाई कौन से एक्सपेरिमेंट में समस्थानिक का उपयोग किया गया था। पॉइंट टू बी नोटेड, जो अपना एक्सपेरिमेंट था ना हर्शे और चेस का, जिसमें यह पता चला था कि वास्तव में ही डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है, उस एक्सपेरिमेंट में किसी भी आइसोटोप का यूज नहीं किया गया था। वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का उपयोग किया गया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का उपयोग किया गया था भाई। लेकिन मेसेल्सन स्टाल ने अपने प्रयोग में रेडियो एक्टिव का उपयोग ना करके समस्थानिक का उपयोग किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में पता चलता है क्वालिटी का, समझो आप मेरी बात को। यहां क्वेश्चन ये होते हैं ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी रट सकते हैं आप, रटते हैं बहुत से, रटाते भी हैं, इनको समझना पड़ता है। साइंस है इसका नाम। रट सकते हैं क्या आप साइंस को, कंसेप्ट होते हैं, लेकिन कंसेप्ट के बारे में टीचर को पता होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। सुनिए भाई, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं नीट एग्जाम में, और कहीं अलग से नहीं आते। बहुत सिंपल लेवल होता है नीट का, बहुत सिंपल लेवल होता है। सुनिए भाई, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि हर्शे चेस ने तो रेडियो एक्टिव तत्व का सहारा लिया था, जबकि इन्होंने समस्थानिक का सहारा लिया था। अब ध्यान सुनना, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये N15 वाला आइसोटोप है, और एक जनरल होता है N14। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो N15 है, जो N15 होता है, वो हैवी होता है इन कंपेरिजन टू N14। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। जो N15 है वो N14 की तुलना में बहुत ज़्यादा वजनदार होता है, हैवी होता है, इसमें वजन होता है N15 में। ये बात तो आप समझ जाएंगे कि भाई मेसेल्सन और स्टाल ने अमोनियम क्लोराइड का जब इसमें विलयन डाला था, तो उसमें जो नाइट्रोजन थी वो नाइट्रोजन जनरल नहीं थी, एक नॉर्मल नाइट्रोजन नहीं थी। उन्होंने नाइट्रोजन का एक आइसोटोप लिया N15, और ये जो N15 होता है वो हैवी होता है इन कंपेरिजन टू N14। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आइसोटोप लिया कौन सा, N15। बहुत इंटरेस्टिंग है यदि आप कंसंट्रेट करेंगे तो। अब सुनो भाई, अब इसमें N जो थी वो थी N15 वाला माध्यम था भाई यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, अब इसका आप संवर्धन करा रहे हैं किसका भाई, ई कोली जीवाणु का। तो जब ई कोली जीवाणु को आप ग्रो कराते हैं, तो ई कोली जीवाणु अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, अपनी नई संतान बनाएगा। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। जब ये ई कोली जीवाणु अपनी नई संतान बनाएगा,
तो इसको अपना डीएनए रिप्लिकेट करना पड़ेगा, और डीएनए रिप्लिकेट करना पड़ने का मतलब क्या भाई, इसको नया डीएनए बनाएगा। बोलो ज़रूरत है कि नहीं है, इतनी बात बताओ आप। इकोली जीवाणु को अपनी संतान बनानी है, और संतान बनाने के लिए इसको एक एक्स्ट्रा डीएनए की आवश्यकता पड़ेगी, और एक्स्ट्रा डीएनए जो बनेगा वो नया ही तो बनेगा। और डीएनए को बनाने के लिए बोलो नाइट्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, एक बात बताओ। आप बोलेंगे सर बिल्कुल नाइट्रोजन चाहिए। तो जब ये इकोली जीवाणु अपने नए डीएनए बनाने के लिए इस अमोनियम क्लोराइड के विलयन में से नाइट्रोजन को लेगा ना, तो बोलिए किस प्रकार की नाइट्रोजन इसकी डीएनए में समाहित होगी। आपका आंसर सर N15 वाली। कैसी? N15 वाली। अभी ध्यान से सुनिए, जब हम इसकी 4, 5, 6, 7 पीढ़ियां देख लेते हैं, मतलब इसकी संतान की संतान की संतान की संतान, बहुत सारी पीढ़ियां, तो 5 से, अब ये डेटा कोई फिक्स नहीं है कितनी पीढ़ी है ना, तो कुछ पीढ़ियों तक जब इसको ग्रो किया, तो एक बात बताओ, क्या इस संतान के डीएनए में जो नॉर्मल नाइट्रोजन था उसके स्थान पर N15 वाला नाइट्रोजन होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना? बिल्कुल। तो मैं अब यहां पर ड्रॉ कर दूं। अब ध्यान से सुनना, ये आपका एक डीएनए है, ये डीएनए है, और इस डीएनए की जो दोनों श्रृंखला हैं वो N15 वाली हैं। बोलो है कि नहीं? इतनी बात बताओ मुझे। N15 वाली 2 श्रृंखलाएं ना, आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, आप बना लेना, उसको भी देखते हुए चलना, बुक वाला जो डायग्राम है। ये N15 वाली 2 श्रृंखला इसमें पाई जाएंगी नहीं पाई जाएंगी? अरे भाई ये कंप्लीट डीएनए इसकी संतान का, इकोलाई जीवाणु की संतान का, उस इकोलाई जीवाणु की संतान का जिसका संवर्धन हमने N15 वाले माध्यम पर कर रखा था, ठीक है। तो उसकी संतान में जो डीएनए होगा उसकी दोनों श्रृंखलाओं में N15 होगा ना, नाइट्रोजन क्षार N15 वाला। और N15 तो हैवी होता है, वजनदार होता है। फिर हमने क्या किया, इतनी तो बात तो पता चल गई। हमने क्या किया, हमने एक अपकेंद्रण यंत्र लिया, ये वाला अपकेंद्रण यंत्र है, आपको यहां तक शायद दिख रहा होगा भाई, क्लियर? अरे बहुत जगह है, ठीक है, हाँ बहुत जगह है। तो ये अपकेंद्रण यंत्र है भाई, है ना। अब मैं आपको बता दूं, सुनिए, इस अपकेंद्रण यंत्र में हमने क्या किया भाई, सीजियम क्लोराइड का घोल लिया, ये सीजियम क्लोराइड का घोल लिया। सीजियम क्लोराइड, पॉइंट टू बी नोटेड, ये सीजियम क्लोराइड क्यों लिया? सीजियम क्लोराइड एक ऐसा घोल है जो घनत्व प्रवणता उत्पन्न करता है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप करता है, घनत्व प्रवणता उत्पन्न करता है। मतलब सीजियम क्लोराइड के विलयन में यदि आप किसी पदार्थ को डालते हैं और आप इसको तेज गति से घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते हैं, अपकेंद्रित करते हैं ना, तो जो हैवी मटेरियल होता है वो तो बॉटम पार्ट में यानी कि नीचे की तरफ बैठ जाता है, और जो थोड़ा हल्का होता है वो ऊपर की। अरे कहने का मतलब है यार, सीजियम क्लोराइड का जो विलयन होता है ना, यदि आप इसको तेज गति से घुमा देंगे ना, तो ये घनत्व के आधार पर ये अरेंज हो जाता है। मतलब जिस पार्टिकल की डेंसिटी अधिक होगी वो नीचे नीचे, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की तरफ ऐसे अरेंज हो जाता है। ये सिस्टम होता है सीजियम क्लोराइड में, इसलिए हमने सीजियम क्लोराइड का विलयन भी लिया था, यहाँ नहीं, इस अपकेंद्रण यंत्र में। और जब इसको अपकेंद्रित किया, सेंट्रीफ्यूग किया, तो मेरे प्यारे बच्चों बोलिए, जब आप इस डीएनए को इसमें डालेंगे ना, सुनिए, आपने इस डीएनए को निकाल लिया था इस संतान से, और इस डीएनए को जब सेंट्रीफ्यूग किया आपने सीजियम क्लोराइड के विलयन में, तो बोलो ये हैवी है ना, N15 वाला है ना, दोनों श्रृंखलाएं, तो फुल हैवी होगा। तो इसका एक बैंड मान लीजिए हमें यहाँ पर मिला, इस स्थान पर मिला, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई ये N15 है, और ये इसका जो डेंसिटी है वो कैसी है, हैवी है। समझ पाए आप मेरी बात को? एक बैंड यदि हमें अपकेंद्रण यंत्र में यहाँ पर मिलता है, तो इससे आप क्या सिद्ध करेंगे कि सर ये हैवी मटेरियल है।
क्योंकि ये नीचे वाले पार्ट में अपना बैंड बना रहा है डीएनए। तो ये हैवी डीएनए, समझ पाए आप मेरी बात को। अब आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट चलेगा यहाँ से, सुनिए। अब इस डीएनए वाले इकोली को, अब ऐसा इकोलाई जीवाणु, इकोली जीवाणु कुछ भी आप कह सकते हैं, जिसका डीएनए कंप्लीट रूप से N15 से चिन्हित था, पॉइंट टू बी नोटेड, एक ऐसा इकोली जीवाणु जिसका कंप्लीट डीएनए किससे चिन्हित था, N15 से। अब आप इसको यदि नॉर्मल माध्यम पर संवर्धन कराएं, अब देखिए दूसरी संवर्धन प्लेट ले ली और इसमें मैंने कौन सा भाई, N14, कौन सा माध्यम डाला है अब, N14। अब आपका दिमाग थोड़ा सा चला होगा कि भाई ये संतान जिसमें डीएनए कंप्लीट रूप से N15 का बना हुआ था, जो कि हैवी था, हैवी आइसोटोप था, यदि हम इसको अब N14 वाले माध्यम पे डालेंगे ना, तो आपका एक बहुत सिंपल सा दिमाग थोड़ा सा चला होगा कि सर जब ये अपना रिप्लिकेशन करेगा, रिप्लिकेट करेगा, तो इसको नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन अब इसको कैसी मिलेगी बोलो, N14 वाली मिलेगी। कैसी मिलेगी, N14 वाली। लेकिन हमें नहीं पता था इसको कैसी मिले। जब हमने इसका डीएनए का डायग्राम ड्रॉ किया, एक डीएनए यदि मैं इसका ऐसे बनाऊं तो देखिए क्या होता है। यह तो एक श्रृंखला है जो वाइट कलर में है, और एक रेड कलर की दूसरी श्रृंखला, आपको देख पा रहे हैं आप। तो मैंने अब ये दो श्रृंखला बना दी यहाँ पे। तो डीएनए कितने बनेंगे, 2। अरे भाई 2 डीएनए बनाने पड़ेंगे ना आपको इससे। आप तो इसको देखिए, ये वाला डीएनए इसके अंदर, जब आप इस डीएनए को N14 पे ग्रुप करते हैं तो ये दोनों श्रृंखलाएं कैसी हो जाएंगी, अलग अलग। देखो एक वाइट कलर की संरचना ऐसे और एक वाइट कलर की संरचना इस प्रकार, देखो ऐसे होगी कि नहीं होगी बताओ। ये पहले दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हुई, अब एक श्रृंखला मैंने न्यू बना दी जो अलग कलर से है, और इस पे भी तो एक श्रृंखला नई बनेगी भाई। ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी बोलो, बनेगी ना। अब इनमें हम देखते हैं, सुनिए, ये दोनों जो रज्जुकें श्रृंखला जो वाइट कलर में बोलो वो N15 वाली होंगी कि नहीं होंगी। ये तो बहुत सिंपल है ना, क्योंकि ये दोनों श्रृंखलाएं N15 है। जब ये दोनों अलग हुई इसकी संतान में, कब, जब हमने इसको N14 पे ग्रो किया था, तो ये दोनों श्रृंखलाएं N15 वाली होंगी। और जो नई श्रृंखलाएं बनी है ये सिंपल है, ये N14 वाली होंगी। बोलो होंगी कि नहीं होंगी, होंगी ना। अब इस बात का पता कैसे चला कि ये एक N15 वाली और एक N14 वाली है, इसको अब कैसे पता चला बताऊं। इसकी जो संतान हुई थी ना, उसको फिर दोबारा से अपकेंद्रित किया। जब इसको अपकेंद्रित किया तो हमें यहां तक दिख जाएगा आपको, मैं यदि यहां पे बना दूं तो, हाँ दिख रहा है। सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको अपकेंद्रित किया ना, तो ये अपकेंद्रण यंत्र था भाई, वही सीजियम क्लोराइड। तो इस डीएनए का जो बैंड था, इस डीएनए का जो बैंड था वो बिल्कुल बिटवीन पार्ट में बना था। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल बिटवीन पार्ट में बना था। तो आप क्या बोलेंगे, सर ये तो हैवी डीएनए है, आपको दिख रहा है क्योंकि बॉटम पार्ट में, और ये जो है ना वो मध्यवर्ती वजन वाला डीएनए होगा, क्योंकि ये बिल्कुल उसके सेंटर वाले पार्ट में था। आप समझ रहे हैं कुछ बात। तब उन्होंने कहा कि भाई जरूर इसमें एक श्रृंखला N15 वाली होगी और एक श्रृंखला N14 वाली होगी। बोलो ऐसी कंडीशन में ही तो इसका वजन बिल्कुल मीडियम आएगा, ना तो हल्का आएगा और ना ही कम आएगा, ना ज़्यादा आएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। अब ये तो हुई कितनी मिनट की बात, 20 मिनट की बात, क्योंकि एक इकोलाई अपनी संतान 20 मिनट में बना देता है या अपने डीएनए का रेप्लिकेशन 20 मिनट में कर देता है। अभी आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको, इसी संतान को, जिसके पास अब ये 2 प्रकार के डीएनए थे, जिसके पास ऐसे डीएनए थे, मतलब 2 प्रकार के नहीं होंगे, जिसके पास ऐसे डीएनए थे, मतलब एक श्रृंखला तो N15 वाली और एक श्रृंखला N14 वाली। बोलो होगी कि नहीं होगी, ऐसी होगी ना। अब इसको इन्होंने थोड़ा, मैं इस बोर्ड को एडजस्ट कर देता हूँ भाई, है ना, अब सही है। सुनिए
अब इस संतान को और ग्रो किया N14 पर, और मतलब इसकी एक और पीढ़ी प्राप्त की, तो एक और पीढ़ी आपको कितने मिनट में मिलेगी बोलो? 40 मिनट में। कितने मिनट में? 40 मिनट में। अरे सुनो तो सही, ये संतान है, इसकी संतान आप कितने मिनट में प्राप्त कर लेंगे? 20 मिनट में। और इसकी भी और संतान आपको यहां से कितने मिनट में हो जाएगी? टोटल 40 मिनट। देखो ये तो 20 मिनट में बनाएगा अगली संतान, लेकिन इससे और यहां तक हम चलेंगे तो कितना टाइम लग गया? 40 मिनट। मतलब तीसरी पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं, सेकंड पीढ़ी मान लीजिए। सुनिए, तो जब इसको और N14 पे ग्रो किया, अगेन इस वाले जीवाणु को जिसका डीएनए एक श्रृंखला N15 वाला और एक N14 वाला था, इसको और जब किया ना, तो इसमें क्या होगा? जरा ध्यान से देखो, ये डीएनए दो श्रृंखला अलग बनाएगा। देखो ऐसे, एक वाइट कलर वाला, एक पर्पल, ये दोनों श्रृंखलाएं अलग होंगी ना पहले। अब इस डीएनए की भी तो अलग कीजिए, पर्पल वाली ऐसे। अब पर्पल कलर नहीं है यार, ये और ही कुछ है, ऑरेंज इसको बोल सकते हैं। बताओ, ऐसे ये दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना भाई, अपना रेप्लिकेशन कर रहा है ना डीएनए। अब एक डीएनए था तब तो आपके पास 2 डीएनए बने, और 2 डीएनए तो कितने डीएनए बनने चाहिए भाई? सिंपल सी बात है, 4 डीएनए। अब 4 डीएनए में देखो, अब कौन से माध्यम पे ग्रो हो रहा है? N14 पे। तो जितनी भी नई श्रृंखलाएं बनेंगी सब N14 वाली ही तो बनेंगी भाई, नहीं बनेंगी सब N14 वाली। श्री राम। तो ये 4 स्ट्रैंड है, बनाओ N14, और N14 को मैंने किससे किया है भाई? इससे जो भी है इस ऑरेंज कलर का, तो ऐसे बना दी। अब इस पे भी N14 बनेगा, इस पे भी N14 और इस पे भी N14। अब ये 4 डीएनए आपको मिले ना। आप यदि कलर से इनको आइडेंटिफाई करना चाहें तो आप सिंपल कह सकते हैं, सर ये जो वाइट कलर वाला ये तो सर N15 है, और यहाँ नीचे भी वाइट कलर है वो भी N15 है, लेकिन बाकी सभी N14 है। देखो ये वाला डीएनए की एक स्ट्रैंड तो N15 है और ये वाली स्ट्रैंड N14 है। अब ये दोनों कैसी हैं? इसमें दोनों की दोनों N14 वाली हैं, इसमें भी दोनों की दोनों कैसी हैं? N14 वाली, और इसमें एक N14 और एक N15। बोलो इस टाइप की होंगी कि नहीं होंगी? जब इनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया था, तो जब, अब एक सिंपल सी बात है, आप खुद कह सकते हैं कि सर इनका चिन्ह कहाँ आएगा, हमें पता है। जब आप इनका अपकेंद्रण करते हैं ना, तो उसको 2 बैंड दिखाई दिए। एक बैंड तो दिखाई दिया मध्यवर्ती वाले पार्ट में, और एक बैंड दिखाई दिया बिल्कुल आगे वाले पार्ट में। तो आप इससे क्या कह सकते हैं? देखो ये वाला जो बैंड है वो तो कब बनेगा? जब डीएनए अणु कैसे होंगे? मध्यवर्ती वजन वाले। और ये वाला बैंड कब बनेगा? जब डीएनए कैसे होंगे? बिल्कुल N14 वाले, यानी कि हल्के। अब आप देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के डीएनए बन रहे, नहीं बन रहे। एक ऐसा डीएनए जिसमें एक श्रृंखला N15 वाली और एक श्रृंखला N14 वाली, है ना? एक और एक, 2 डीएनए तो ऐसे हैं, और 2 डीएनए ऐसे हैं जिनकी दोनों ही स्ट्रैंड कैसी हैं? N14 वाली। तो मैं इनका यदि अनुपात आपको बताऊं तो इनका अनुपात 1:1 नहीं आता है क्या? बोलो भाई, 2 डीएनए तो ऐसे हैं जो मध्यवर्ती वजन वाले हैं, क्योंकि उनमें एक श्रृंखला N15 और एक श्रृंखला N14 है, और 2 डीएनए ऐसे हैं जिनमें N14 वाली श्रृंखला है। तो इनका अनुपात 1:1 आएगा ना, ठीक है? तो ऐसे उसमें बैंड मिला था घनत्व के आधार पर। तब उन्होंने कहा था कि वास्तव में ही डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप से होता है, अर्थात नए बने डीएनए अणु में एक श्रृंखला हमेशा पुरानी होगी और एक श्रृंखला हमेशा नई होगी। इस प्रकार की प्रतिकृति को हम अर्धसंरक्षित प्रतिकृति कहते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए कैसे। अब सुनो, आपने किसी इकोलाई को कंप्लीट रूप से N15 पे ग्रो किया था, तो उसके डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं कैसी थी? बोलो N15 वाली आ गई। तो जब इसका अपकेंद्रण किया गया तो इसका वजन था, तो ये बिल्कुल नीचे नीचे पार्ट में इसने बैंड बनाया। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ये वास्तव में वजनदार एक डीएनए, ठीक है।
अब इसको हमने ग्रो किया N14 वाले माध्यम पर, N14, तो इसका जो वजन था या जो इसका बैंड था वो कहाँ बना था, बिल्कुल सेंटर में। अब क्यों बनना चाहिए सेंटर में, क्योंकि अब इस संतान में ऐसा डीएनए है जिसका वजन ना तो हल्का है और ना ही हैवी है। समझ पा रहे हैं क्यों, क्योंकि एक श्रृंखला N15 की और एक श्रृंखला N14 की है, तो दोनों का मिला जुलाएगा ना। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कि आखिर क्यों हम इसको सेमी कंजर्वेटिव बोल रहे हैं। ये दोनों स्ट्रैंड है, तो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गई, देखो वाइट कलर की, तो दोनों पे N15 है। अब आप इसको ग्रो कौन से माध्यम में कर रहे हैं भाई, N14 पे तो कर रहे हैं, तो जब इसमें नया डीएनए बनेगा तो वो N14 वाला नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुई थी तो इन पे द्विरज्जु की दूसरी श्रृंखला भी तो बननी थी भाई, क्योंकि मैंने कहा था ना टेम्पलेट की तरह काम करती हैं। तो जब इनमें दूसरी श्रृंखला बनेंगी तो भाई N14 की तो बनेंगी, क्योंकि उसको माध्यम ही N14 मिल रहा है। तो जब ये N14 की दो श्रृंखला बन गई तो इसका वजन मीडियम आता है। ठीक है, अब इसको हम और ग्रो करते हैं, इसकी एक और संतान यदि हम प्राप्त करें और उसको भी कौन से माध्यम पर, N14 पर। तो जरा ध्यान से सुनिए, पहले इसको अलग कीजिए, दोनों अलग अलग कर लिए आपने, 4 श्रृंखला बना दी। देखो N15 वाली एक अलग और N14 वाली बिल्कुल अलग, इसी पे बात कर लेते हैं, वही पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। ये दोनों श्रृंखलाएं हमने अलग अलग कर दी, दोनों रज्जु का अलग अलग हो गए, तो ये टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। अब बताओ, अभी तो आप इसको N14 पे ग्रो कर रहे हैं अभी भी, तो जो नई श्रृंखला बनेंगी वो N14 की बननी चाहिए भाई, सेमी कंजर्वेटिव का तो यही मतलब रहेगा, है ना। तो जब ये N14 की बनेंगी ना, तो एक श्रृंखला ये रही N14 की जो N15 वाली इस पर बनी थी, और एक श्रृंखला जो पहले से ही N14 थी उस पर भी तो दूसरी श्रृंखला किसकी बनेगी, N14 की। तो जब इसका देखा गया तो इसने 2 प्रकार के बैंड बनाए, एक मध्यवर्ती और एक हल्के वाले। तो इससे सिद्ध हुआ कि वास्तव में ही जब कोई डीएनए अपनी रिप्लिकेशन करता है, अपनी फोटोकॉपी करता है, तो उसमें हमेशा ही एक डीएनए, एक श्रृंखला तो होती है पुरानी और एक श्रृंखला होती है नई, और इस प्रकार के रिप्लिकेशन को आप बोलते हैं अर्धसंरक्षी प्रतिकृति। देखो हर में देखो, जैसे यहाँ पे दोनों पुरानी थी N15 वाली, तो अगली संतान में देखो एक पुरानी मिली एक नई मिली, एक नई एक पुरानी, बोलो है कि नहीं, क्योंकि N14 वाली नई श्रृंखला रहेगी, सिंपल सी बात है। अब अगली संतान में देखो, अब ये तो पुरानी श्रृंखला हो गई ना, एक श्रृंखला N15 वाली और एक श्रृंखला N14, अब ये पुरानी स्ट्रैंड है दोनों, लेकिन नई संतान में देखो N15 अलग थी और उस पर एक नई N14 जुड़ गई, और एक जो N14 थी उस पर नई N14 जुड़ गई, जब ये तो कंप्लीट रूप से दोनों श्रृंखलाएं N14 वाली आई भाई। अरे ये दोनों श्रृंखलाएं N14 कैसे हुई, क्योंकि एक श्रृंखला N14 वाली पुरानी थी और एक नई बनेगी N14 की, क्योंकि वही माध्यम चल रहा है। तो हर डीएनए की रिप्लिकेशन में आप देख सकते हैं कि एक श्रृंखला हमेशा पुरानी और एक श्रृंखला हमेशा कैसी होती है, नई होती है। तो ऐसे उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया था भाई, किसने, मेसेल्सन और स्टाल ने। ठीक है, तो आज केवल इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे भाई, उसमें मिलान करना और डायग्राम वगैरह देखना, और आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। इसके बाद एक टेलर और है, टेलर ने भी एक प्रयोग किया था, उसके बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, और कल ही रिप्लिकेशन की क्रियाविधि को भी पढ़ेंगे। एक बार बुक में आप रिवाइज कर लेना और डायग्राम देख के इसका एहसास करना, और यदि नहीं आए तो आप वीडियो को रिवाइज कर करके इसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ही है। ओके।